फ्रेंड्स, दोबारा एक नए वीडियो के साथ आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो अपन यहाँ पे अब आपकी एग्ज़ाम सामने है, साइंस का पेपर है 10 तारीख को। तो उसके लिए अपन एक फ़ास्ट रिवीजन का एक वीडियो शूट कर रहे हैं, जो इसमें फ़िज़िक्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। फ़िज़िक्स के अंदर आपको याद रखना है, फ़िज़िक्स टोटल 12 मार्क्स की आ रही है आपके सामने, करेक्ट है। तो 12 मार्क की आपके सामने क्या आ रही है, फ़िज़िक्स आ रही है। तो फ़िज़िक्स के अंदर 12 मार्क में आपके 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं भाई? 2 चैप्टर हैं। तो 2 चैप्टरों में से दोनों ही 6 नंबर के वेटेज यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले को और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या है 6 मार्क्स के अपन यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। 6 नंबर के आपके दोनों चैप्टर आएंगे, 6 नंबर का इलेक्ट्रिसिटी, 6 नंबर का मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ से अपन क्या है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 3 मार्क्स के यहाँ से मिलेंगे आपको। तो 3 मार्क्स में अपन यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 मार्क का यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि मस्ट है, और इधर जो 3 मार्क का है उसके अंदर आपको और मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस हो जाती हैं कि एक करना है दोनों में से। तो यहाँ पे आपको क्या है टोटल 6 मार्क हो गया, एक क्वेश्चन ये तो मस्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास और का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो इसी तरह से अपन यहाँ पे अपन बात करें 6 को, तो यहाँ पे अपन 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। कौन से? एक तो 2 मार्क का और एक 4 मार्क का। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन मिलेगा 2 मार्क का, और 4 मार्क का आपको क्या मिलेगा? केस स्टडी। तो केस स्टडी यहाँ से 4 नंबर की हो जाती है, जिसको आपको देखना है। तो ये अपना पूरा शेड्यूल है 12 नंबर का। तो आप देखने जा रहे हो कि कहाँ से क्या क्वेश्चन उठ रहा है, उसके ऊपर अपन आज क्या है थोड़ा सा फास्ट रिविजन करेंगे। तो उसके अंदर आपको क्या है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के ऊपर फोकस कर रहे हैं सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या है एक नंबर का और एक 2 नंबर का डालकर 3 नंबर टोटल कर सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। एंड करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट के अंदर आपको क्या देखेंगे कि यानी आपको बेसिक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Q से डिनोट करते हैं। तो Q इक्वल्स टू NE, जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर बन रहा है, यानी 1 नंबर का आपसे पूछ सकता है N क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E की जो वैल्यू होती है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। यह आपको ध्यान में रखनी है। E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है भाई? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, करेक्ट है। तो Q यहाँ पे टोटल चार्ज हो जाएगा। N की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे करवाए भी थे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। तो आपको याद रखना है 1 कूलाम चार्ज के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको आपको क्या है या डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, और इसी फॉर्मूले का यूज करके अपन निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो यूनिट इसकी क्या होती है? कूलाम। तो कूलाम से अपन C से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरी यूनिट करंट वाले फॉर्मूले से आएगी, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और ये क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है भाई? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं करंट की। तो करंट को अपन किससे डिनोट किया था? I से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है भाई? Q/T। तो Q/T इसका मतलब कूलाम पर सेकंड। तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ से? Q की वैल्यू देखो IT, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। कैपिटल A से डिनोट करेंगे, और Q बराबर क्या लिखते हैं? IT। तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Q इक्वल्स टू क्या होता है? IT। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी भाई? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या होगा आपका? व्हेन वी ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए गिवन पॉइंट, देन वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को अपन किससे डिनोट करेंगे? आपको याद रखना है पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? W/Q। यानी यहाँ से इसकी यूनिट क्या आएगी? जूल पर कूलाम, या SI यूनिट क्या होती है आपकी? वोल्ट।
SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट। तो W इक्वस टू क्यू इंटू वी, ये फॉर्मूला भी यहाँ से बन जाता है। तो W इक्वस टू क्यू वी, ये भी आपको क्या है पढ़ के जाना है, W इक्वस टू क्यू वी। तो यहाँ से भी एक में भी आपके क्या पॉसिबिलिटी है, 2 मार्क का क्वेश्चन उठा सकता है। तो इन दोनों में से 1 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, तो उसी को अपन वहाँ बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी अपन क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये दूसरा पॉइंट ले लिया, ये बी और ये ए से बी तक जा रहे हैं, तो अपन यहाँ पे वी बी माइनस वी ए लिखेंगे, या इसको डेल्टा वी से भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा वी इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, W अपॉन क्यू। तो यानी यूनिट और आपका SI यूनिट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही क्या है, इजी से टॉपिक है। ओके, टॉपिक अपना बड़ा ओम्स लॉ, जो कि क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा देना इसको। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 नंबर का वहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है तो 2 नंबर का ओम्स लॉ दे सकता है, करेक्ट है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ओम्स लॉ के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि आगे वाला जो इतना चैप्टर बचा हुआ है वो ओम्स लॉ के बिना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि यानी अपन यहाँ पे छोटा सा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सर्किट डायग्राम के अंदर देखो क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक सर्किट डायग्राम लेकर रेजिस्टेंस लगाकर उसके चारों तरफ अपन क्या है वोल्ट मीटर एमीटर लगाकर एक सर्किट डायग्राम से समझ रहे हैं। जैसे ये मैंने क्या ले लिया भाई, एक रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको वोल्ट मीटर हमेशा किस में जुड़ता है भाई, पैरेलल में जुड़ता है। ये रेजिस्टेंस R हो गया और ये एमीटर हो गया, करेक्ट है। इसको अपन ने किससे जोड़ दिया, प्लस माइनस बैटरी से, ये स्विच से और ये रियोस्टेट से, ठीक है। और इसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये RH हो गया, ये स्विच हो गया, ये V हो गया और ये एमीटर है। ये आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही अपन यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, V और I के बीच में अपन क्या है ग्राफ फ्लोट करते हैं। तो ओम्स लॉ ने क्या बताया क्या कि व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अपन क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। जैसे उसकी लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, टेम्परेचर है, ये सारी क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो सारी कांस्टेंट रहती हैं। तो उसके जो दोनों साइड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपका I के। तो यहाँ से V इक्वल टू आप क्या लिखोगे, IR, V इक्वल टू क्या लिखोगे, IR। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि R क्या होता है, R आपका क्या है, रेजिस्टेंस, कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, करेक्ट है। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I। इसी फॉर्मूले को अपन क्या है वापस क्या है रिसाइकल घुमा सकते हैं। तो घुमाकर V अपॉन I, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी भाई, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। और SI यूनिट क्या होती है इसकी, आपको याद रखनी है, ओम। सिंबल क्या होता है, इस तरह से ओम, ओम का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या है 1 ओम को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 ओम इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। देखो अपने को 1 लाना है तो दोनों की वैल्यू 1 1 करनी पड़ेगी, V की और I की दोनों की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 1 1। तो यहाँ से 1 ओम क्या है आपका डिफाइन हो जाएगा। कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन वी अप्लाइड 1 वोल्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड ऑफ कंडक्टर एंड करंट्स रिमेन्स 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, यानी 1 ओम उसका रेजिस्टेंस होगा। कब, जब अपन वोल्टेज कितनी लगा रहे हैं, 1 वोल्ट लगा रहे हैं और करंट की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर रखने के बाद में जो अपन देखेंगे तो उस टाइम पे आपका जो वैल्यू आएगी वो 1 ओम आ जाएगी। तो इसको भी आपको अच्छे से देख कर जाना है। जब अपन इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसके बीच में भी, V और I के बीच में, तो देखो अपन ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये अपन ने क्या ले लिया भाई, V और I के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये V और I ले लिया, तो इसके बीच में अपन ने क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है। तो ये आपका क्या है, V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से अपन क्या मेंशन कर सकते हैं, देखो थीटा को मेंशन कर सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यू ले लें। जैसे ये मैंने V के ऊपर 2 वैल्यू ले ली ग्राफ के अंदर, इसी के अकॉर्डिंग 2 I की वैल्यू ले लेंगे। तो ये लेने के बाद में इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा I लिख सकता हूँ, इधर डेल्टा V लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये इसकी स्लोप हो जाएगी, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा।
तो इसको अपन क्या है डेल्टा वी और इसको डेल्टा आई लिख सकते हैं। तो यहाँ से आर यानी इसकी जो स्लोप है एक तरह से देखो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपन यहाँ से क्या है इसकी जो स्लोप है ग्राफ की स्लोप आर होती है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है भी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को, यानी आपकी जो स्लोप है वो टेन थीटा से डिनोट करते हैं तो वो आर के बराबर होगा। तो स्लोप आपको याद रखनी है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई किसके इक्वल होगा आर के, तो यानी यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू भी आप क्या लिख सकते हो आर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या है आर के इक्वल आएगी और ग्राफ आएगा वो क्या है स्ट्रेट लाइन आएगा वी और आई के बीच में। तो ये एक छोटा सा क्या था ओम्स लॉ था जो आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अपना बेटा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको देखो समझने के लिए सबसे पहले अपन एक छोटा सा कंडक्टर बना लेते हैं। अपन यहाँ पे ये अपना क्या है एक छोटा सा कंडक्टर ले लिया मैंने सिलेंड्रिकल शेप में, और ये इसका क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और ये उसकी क्या हो गई भाई लेंथ हो गई, करेक्ट है। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी दो चीज़ें अपन ने यहाँ पे ली हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्या कि रेजिस्टेंस है वो क्या है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा वायर होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करेक्ट है। और रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A, यानी एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपसे पूछ सकता है 1/A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाएगा ये, और एरिया बोला जाएगा तो यहाँ पे अपन बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अपन देखो बात कर रहे हैं किसकी A और L के बीच में अपन जो ग्राफ फ्लोट करेंगे, देखो एक तरह से R जो वैल्यू आएगी वो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L/A, ठीक है। तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से इस सिंबल को हटाएंगे तो R इक्वल्स टू आपको क्या लगाना पड़ेगा रो L/A। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। इसके ऊपर भी क्या है वो बेसिक रूप से क्वेश्चन दे सकता है कि उसका रेडियस दे देगा और आपको बोलेगा। तो A को यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना हो कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देने के बजाय आपको रेडियस दे सकता है या फिर डायमीटर दे सकता है, ठीक है। तो रेडियस या डायमीटर दे तो उस टाइम पे A का जो वैल्यू लिखोगे वो क्या लिखोगे πr², यानी क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो कितना आएगा भाई πr²। और लेंथ को आपको ये ध्यान में रखना है किस में दे रखी है उसी में। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, यानी आपकी मीटर में दे रखी है तो इसको भी आपको मीटर में ही लिखना है एक तरह से। ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखकर आपको कैलकुलेशन करनी है ताकि आपका क्या है गलत ना हो। तो अपन यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके अपन वैल्यू लिखेंगे। और रो यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको अपन क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं भाई रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट राशि है, तो ये आपकी फिक्स रहती है मेटल की। आपकी सेमी कंडक्टर है इंसुलेटर है उन सभी की क्या होती है रो की वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है। जैसे एलॉयज़ आपकी बुक में दिए हुए हैं उन सभी की एक टेबल बनी हुई है, उसके आगे रो की वैल्यू आपकी देखी हुई है। तो सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है इंसुलेटर्स के लिए रो की वैल्यू ज़्यादा होती है और कंडक्टर के लिए कम होती है। तो यहाँ से अपना एक क्वेश्चन उठने को मिल सकता है। तो रो इक्वल्स टू आपको देखो यहाँ से एक RA/L ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसकी यूनिट भी मैंने बताई थी आपको ओम मीटर²/मीटर। तो ये कि कैंसिल हो गया था तो अपने पास ओम मीटर बचा था, ठीक है। जिसको अपन ने क्या है अभी NDA के एग्ज़ाम के अंदर भी ये पूछा था व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और मैंने भी आपको दिया था। तो ऐसा यूनिट आपको बतानी है ओम/मीटर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि NDA के एग्ज़ाम में भी ये अभी आपसे पूछा गया था। तो रो की यूनिट, तो इस फॉर्मूले के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, करेक्ट है। तो ये एक छोटा ओम्स लॉ के साथ इसको भी एक नंबर में वो दे सकता है। तो ओम्स लॉ और इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, देखो अपना क्या है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। अपन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे और यहाँ पे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो उसको आपको समझने के लिए सबसे पहले अपन सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। उसमें अपन ने 3 रजिस्टर ले रखे हैं, तो तीनों रजिस्टर के ऊपर कितना कितना जो वैल्यू आएगी करंट की उसको पे अपन निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आई तो क्या रहेगा आपका सेम, आई क्या रहेगा सेम, और वी की वैल्यू क्या रहेगी डिफरेंट। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, वी क्या रहेगा अलग अलग। तो अपन यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको अपन क्या है सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R1 + R2 + R3, इसी तरह से Rn
एन रजिस्टर लगा हुआ है तो उस टाइम पे अपन आर एन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं तो तीनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में आपको क्या है, करंट की वैल्यू मेजर करनी है। तो करंट की वैल्यू मेजर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आ गया तो टोटल करंट आ जाएगी, और करंट आ जाएगी तो आपसे पूछ सकता है कि इसके ऊपर कितना वोल्टेज लगाना है। तो कितने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया। जैसे वोल्टमीटर मैंने बताया था हमेशा किस में जुड़ता है भाई, पैरेलल में, और एमीटर आपको याद रखना है सीरीज़ में जुड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे V की जो वैल्यू है वो आपको पूछ लेगा, तो आपको क्या बतानी है, V इक्वस टू आई आर। तो अपन V इक्वस टू क्या लिखेंगे, I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो अपन यहाँ पे I जो अपन ने वहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उससे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यानी इस V1 की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह से V3 अपन यहाँ पे निकालें, वोल्टमीटर एक और लगा हुआ है तो उसको अपन I इंटू R3 वाले फॉर्मूले से मेंशन कर लेंगे। तो I की वैल्यू सबसे पहले आपको फाइंड आउट करनी है, फिर इस रेजिस्टेंस को लगाकर बताना है। फिर इससे आपके क्या है, एक डिफरेंस भी पूछ सकता है इसकी, और इससे कितना ज़्यादा है इसकी वैल्यू, तो वो भी आपको क्या है याद रखना है। तो इन दोनों को माइनस करके भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो डेल्टा V हो जाएगा, यानी वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों को आप माइनस करके भी बता सकते हो, करेक्ट है, ओके। अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन क्या करेंगे, अपन अलग अलग पाथ में अंदर रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से अपन ने क्या है सर्किट को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में ये क्या लगा दिया अपन ने, बैटरी लगा दी, स्विच लगा दिया, और ये अपन ने सर्किट क्या कर दिया, कंप्लीट। यहाँ पे अपन क्या देखेंगे, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, और ये R3 मान लो, ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे करंट का फ्लो होगा। यहाँ पे 3 पार्ट में करंट बढ़ जाएगा, I1, I2 और I3, ठीक है। तो आपको इस क्या ध्यान में रखना है, V तो क्या रहेगा सेम, और I क्या रहेगा भाई, डिफरेंट। I की वैल्यू रहेगी डिफरेंट। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, V सेम रहेगा, I क्या रहेगा अलग अलग। तो अपन इसके अंदर I1 I2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि इसके R इक्विवेलेंट को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R इक्विवेलेंट यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि जब आपको रेजिस्टर्स की वैल्यू कम करनी है तो आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ करना है भाई, पैरेलल, और जब रेजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ानी है तो आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। तो इसका सबसे पहले R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो आपको पढ़ रखा है। R इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, और लास्ट वाले Rn के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख कर जाना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये यूज़ करने के बावजूद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, I1 I2 I3 इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अपन R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे जस्ट अपोजिट करके, और वो निकालने के बाद में सबसे पहले अपन I की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, I इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पे I आ गया, तो यहाँ पे I1 I2 I3 3 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अपन निकालने के लिए सबसे पहले देखो V मैंने क्या कहा था, सेम है, तो V इनके ऊपर तीनों के ऊपर क्या रहेगा, सेम। यही वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है, और उसमें से R1 को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो I1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R1। इसी तरह से I2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, V अपॉन R2, और I3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, V अपॉन R3। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपसे करंट वैल्यू पूछ सकता है ईच के ऊपर, और उसमें क्या पूछ सकता है भाई, वोल्टेज पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे एमीटर लगा के भी बोल सकता है कि ये मैंने एमीटर लगा दिया, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, तो रीडिंग वही होगी जो I की आपके सामने आएगी। जो भी रीडिंग आएगी कैलकुलेशन कर लोगे, 2 एम्पियर 5 एम्पियर, तो उसको आपको इजीली बता देना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एम्पियर हमेशा सीरीज़ में लगेगा और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। तो वोल्टमीटर अपन यहाँ पे अलग से तीनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं, तो इसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। ओके, देखो भाई अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, तो उसके अंदर भी आपको क्या ध्यान में रखना है, हीट किस तरह से जनरेट हो रही है उसके ऊपर क्या फोकस करना है। तो सबसे पहले देखो हीट का जो फॉर्मूला है अपन उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो अपन को क्या देखना है कि H से डिनोट करते हैं, और H को जो हीट क्या है एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो H को अपन क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो H इक्वल्स टू अपन जो वर्क है, जो अपने द्वारा जो वर्क डन होता है वो किस में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है, और वही एनर्जी का ही फॉर्म क्या है कि हीट के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे,
एच को अपन डब्लू के इक्वल लिखेंगे और डब्लू को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, डब्लू इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखा था अपन ने, याद है ना आपको, क्यू इंटू वी। तो अपन यहाँ से क्या देखेंगे कि क्यू इंटू वी लिखेंगे तो अपन यहाँ से द रेट ऑफ यानी पावर की बात करें तो अपन क्या लिखेंगे भाई, डब्लू इक्वल टू क्यू इंटू वी, और यहाँ से अपने वी इक्वल टू क्या लिखा था, आई आर। ठीक है, तो अपन यहाँ से जो वैल्यू पुटअप करें तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, I इंटू आर इंटू क्यू। ठीक है, तो I इंटू आर इंटू क्यू, इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो जो पावर का जो फॉर्मूला आ जाता है वो पावर के अंदर क्या लिखेंगे, P इक्वल टू डब्लू अपॉन टी। तो W अपॉन टी लगाएंगे तो आई आर इंटू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, आपके पास ये क्या आ जाएगी, Q अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो I स्क्वायर R, ये वैल्यू किसकी आ जाती है, आपकी पावर की। तो पावर की जो वैल्यू आई है वो क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर R। अब यहाँ से देखो W इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या लिखोगे, PT। तो यहाँ पे P इंटू टी, तो यहाँ पे I स्क्वायर RT ये लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, I स्क्वायर RT को अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो आई स्क्वायर यानी आपकी जो हीट है यानी H से भी डिनोट कर सकते हैं, H इक्वल्स टू क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर टी। वर्क और हीट एक तरह से एक ही बात है, दोनों की यूनिट क्या रहती है, जूल रहती है। तो आई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेजिस्टेंस के और टाइम के, तो ये तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट, जिसको अपन क्या बोलते हैं भाई, जूल्स लॉ बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे पावर के अंदर यही फॉर्मूले क्या हो जाते हैं, डब्ल्यू अपॉन टी, यानी टी यहाँ से रिमूव हो जाएगा एक तरह से। इसी को अपन क्या है, तीन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो क्या लिख दिया मैंने, आई स्क्वायर आर टी, दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, आई आर को मैं वी लिख सकता हूँ, वी, और ये वैल्यू आएगी आई इंटू टी। देखो आई आर को मैंने वी लिख दिया, वी आई टी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। दोबारा अपन एच को क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, आई को अपन वी अपॉन आर लिखेंगे इंटू टी, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। तो एच के तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। क्या होते हैं, आई स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू वी आई टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ये तीनों फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। ये हीट के फॉर्मूले हैं एक तरह से। अब यहाँ से इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ऐसा यूनिट क्या होती है भाई, जूल। क्या होती है, जूल। ठीक है, ये ऐसा यूनिट आपको याद रखनी है। और दूसरा क्या है, जब आपको पावर की बात की जाए तो पावर के अंदर आपको क्या देखना है, P से डिनोट करेंगे, W अपॉन टी होता है या H अपॉन टी, तो इन सभी में T रिमूव हो जाएगा। पावर की बात करेंगे तो पावर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला आ गया पावर का, आई स्क्वायर आर, वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यानी इनको कंबाइंड रूप से अपन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू वी आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये आपकी क्या आ गई भी, एक पावर का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक पावर। और इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, जो हीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, आपको इंस्ट्रूमेंट दे देगा कि ये इतने होवर चल रहा है तो उसकी यूनिट कितनी कंज्यूम होगी, तो उसके ऊपर कैसे करना है। तो उस टाइम पे आपको टाइम दे रखा है, उसकी वोल्टेज वगैरह देगा, तो उसको अपन यूनिट में क्या लिखते हैं, तो 1 किलो वॉट होवर, इसको अपन क्या लिखते हैं, 1 यूनिट के बराबर वैल्यू लिखते हैं, 1 यूनिट। तो 1 किलो वॉट आवर को अपन क्या लिखते हैं, 1 यूनिट लिखते हैं। तो इसको भी आपको क्या है ध्यान में रखना है, 1 किलो वॉट आवर। तो आपको इसमें कितनी जो वो जूल कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलो वॉट आवर के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, एक यूनिट के अंदर 3.6 10 की पावर 6 जूल कहाँ से आई है। किलो को अपन क्या है 1000 लिखेंगे, वोट आपको दे रखा है, और होवर को अपन क्या लिखेंगे, चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो किलो वोट होवर की जो वैल्यू होती है एक्चुअल में वो कितनी होती है, 3.6 10 की पावर 6 जूल। एक आपको इसका वो भी याद रखना है, एक हॉर्स पावर अनदर यूनिट जो बिजनेस के अंदर जो आपके जो इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर यूज की जाती है HP, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है,
तो वॉट यहाँ पे अपने क्या है, इसकी एसआई यूनिट हो जाती है किसकी, पावर की। तो पावर की वॉट यूनिट याद रख के जाना है। और इस तरह से अपन क्या है, एक शॉर्ट में क्या है, पूरा चैप्टर अपन ने क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। जो न्यूमेरिकल है वो इन्हीं फॉर्मूले से आपसे पूछा जा सकता है। वो कॉस्ट का पूछेगा कि इतने घंटे फ्रिज चलता है, इतने घंटे कूलर चलता है, इतने घंटे फैन चलता है, इतने घंटे बल्ब चलता है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी, तो उसको आपको ईजिली तैयार करके जाना है। तो जिसके अपन न्यूमेरिकल भी अभी डालेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन निकाला आपके लिए। वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम 6/5 टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ इफ़ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज 25 ओम। यानी कितना दे रखा है आपको, 25 ओम। फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक क्या बनाएंगे, कंडक्टर का डायग्राम बना रहे हैं। तो कंडक्टर यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया भाई, एल लेंथ का मान लिया, और ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अपन ने एरिया ले लिया। ठीक है, तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया लेकर अपन क्या करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू क्या लिखोगे, अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, वायर की लेंथ अपन क्या है, इसी की जोड़ नहीं रहे, कोई कम नहीं कर रहे, अपन इसी को स्ट्रेच कर रहे हैं। नहीं, वायर वही है, उसकी क्या साइज शेप चेंज कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अपन यहाँ पे वॉल्यूम इसका लिखेंगे तो V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, A इंटू एल, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या है, वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए अपन यहाँ पे लेंथ से क्या कर रहे हैं, लेंथ में चेंज कर रहा है। तो लेंथ से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो एल स्क्वायर अपॉन ए एल। और ए एल को अपन क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं भाई। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में आ जाओ, रेजिस्टेंस क्या चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे उसको स्ट्रेच कर दिया। तो अपन ने जो आर डेस आएगा वो रो तो वही रहेगा, और एल की जगह एल डेस ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया भाई, ए डेस। ठीक है, नया जो रेजिस्टेंस आया है उसके लिए फॉर्मूला वही अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अपन भी वापस देखेंगे कि उस टाइम पे स्ट्रेच करने के बाद में भी वॉल्यूम क्या रहेगा आपका, वो का वही रहेगा। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, यानी जो एल डेस है उसकी जो बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी एल डेस की जो वैल्यू है वो आप क्या लिखोगे भाई, 6/5 टाइम टू ओरिजिनल लेंथ। एल डेस की ये वैल्यू आपको मेंशन करनी है। तो इसको भी अपन यहाँ पे वॉल्यूम वाला कांस्टेंट रखकर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे भाई, रो एल डेस, और अपन यहाँ पे एल डेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई ऊपर नीचे, ए डेस और एल डेस। ठीक है, तो एल डेस यहाँ पे भी क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, एल डेस इंटू ए डेस, राइट। तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को रख रहा हूँ। तो रो एल डेस का स्क्वायर अपॉन V, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट, और एल डेस की जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो आर डेस की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आर डेस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, रो 6/5, तो 6/5 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे, और अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट है ये अपना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपन क्या देखेंगे, आर डेस की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, स्क्वायर करेंगे तो 36/25। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी रो एल स्क्वायर अपॉन V। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, R लिख सकता हूँ, ओरिजिनल लेंथ। तो अपन यहाँ पे आर डेस इक्वल्स टू 36/25 इंटू R, ये आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हो। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपको रेजिस्टेंस की ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो कितनी है भाई, 25। यानी गिवन वैल्यू क्या है आपकी, R इक्वल्स टू क्या लिखोगे, 25। तो अपन यहाँ पे R डेस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 36/25 इंटू 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं 36 ओम। यानी आर डेस जो आया है वो आपका आ गया भाई, कितना आया है, 36 ओम। ये आपकी क्या आ गई है, ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। और रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, यानी इसका मेटल को अपन ने चेंज नहीं किया। जो भी कंडक्टर किसी मेटल का ले रखा है वही मेटल अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसको अपन ने रिप्लेस नहीं किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रो की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जो पहले है आपको गिवन है तो वो लिख देना, नहीं गिवन है तो आप यहाँ पे सेम लिख कर आ जाओगे जो पहले ली हुई थी। ओके।
देखो अपना n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो फर्स्ट वो किस में कनेक्ट हैं, सीरीज में, और n रेजिस्टर्स दे रखे हैं। तो n रेजिस्टर्स अपन ने पढ़े थे, तो सीरीज के अंदर R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है अभी, वो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Rn। तो यहाँ पे देखो सभी की वैल्यू सेम है, यानी R1 बराबर R2 बराबर, मैंने आपको फाइनल कंडीशन लिखाई थी Rn, इन सभी की वैल्यू R के इक्वल है, साफ साफ लिख रखा R इन फर्स्ट इन कनेक्ट सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई NR, पहली इक्वेशन। फिर क्या कह रहे हैं एंड देन इन पैरेलल, उसके बाद में वो अपन केस में कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। तो ये तो हो गया भाई सीरीज के लिए। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए देखो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वो कितना जाएगा, सभी की वैल्यू R है तो 1/R प्लस 1/R यानी n टाइम्स। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे R, n टाइम्स ही आ रहा है तो अपन यहाँ पे n/R लिख सकता हूँ एलसीएम लेकर, है ना। तो ये R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या देख रहे हैं, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या लिख सकता हूँ R/n, यानी n गुना आपका क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ईच का 10 है तो 10 गुना कम हो जाएगा, पैरेलल में 50 है तो 50 गुना कम हो जाएगा, राइट। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई अपनी को। अब ये क्या पूछ रहा है, देखो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या आएगा। तो रेशियो अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सीरीज के लिए RS लिख देता हूँ मैं, और पैरेलल के लिए मैं RP लिख देता हूँ। तो सीरीज वाले के लिए देखो R इक्विवेलेंट क्या निकाला था अपन ने NR, तो NR यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये पैरेलल के लिए निकाला है तो R/n, राइट। तो यहाँ से अपन देखो रेसिप्रोकल करके अपन यहाँ पे R से R कैंसिल कर देंगे, n ऊपर चला जाएगा तो n², यानी आपका जो रेजिस्टेंस यानी सीरीज और पैरेलल का जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू आएगी n²। तो 5 रेजिस्टर दे रखे हैं तो आपका रेशियो कितना जाएगा भाई 5 कनेक्ट करने हैं, तो उस टाइम पे 5 का स्क्वायर यानी 25 आ जाएगा। तो मैंने n लेकर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताई है। तो आपको बोल सकता है कि 5 रजिस्टर है या 10 रजिस्टर है, तो उस टाइम पे आपको n की वैल्यू 5 या 10 रखनी है। तो ये आपका एक छोटा सा क्या था क्वेश्चन था। देखो अपना 2 मेटेलिक वायर A एंड B आर द सेम मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी सबसे पहले 2 मेटेलिक वायर लेने हैं आपको A और B, और वो पैरेलल में कनेक्ट है। वायर A हैज़ लेंथ L, यानी लेंथ आपको दे रखी है L और रेडियस उसकी दे रखी है R, एंड वायर B हैज़ लेंथ 2L और उसकी रेडियस आपको दे रखी 2R। तो सबसे पहले अपन A वाले के लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं अपन। R A इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ρL/A वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ रखा है। तो लेंथ L की जगह L अपन ने मेंशन कर दिया, A की जगह πr² मेंशन करना पड़ेगा, तो ρL/πr², राइट। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया है। सेकंड B वायर के लिए अपन RB यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो ρL/A वही फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या हो गई है डबल। देखो वहाँ पे 2L लिखा है, यहाँ पे 2R है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे ρ2L/2 ये πr²। तो रेडियस क्या हो गई भाई 2R और इसका स्क्वायर। तो अपन इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कर लें तो आपके पास ρ2L/4R², राइट। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई भाई ρL/πr² और ये अपॉन में 2। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले वाले का ये क्या हो चुका है, हाफ हो चुका है। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई है, RB की वैल्यू आ गई। तो RB इक्वल्स टू अपन यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं ρL/2πr², दैट इज़ इक्वेशन फर्स्ट एंड ये सेकंड। फिर क्या कह रहा है, देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूट द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यानी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है किस कॉम्बिनेशन में है भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को अपन अंडरलाइन करके प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपन ने पढ़ रखा है क्या है, तो R इक्विवेलेंट 2 ही वायर हैं, तो अपन क्या लिखेंगे 1/RA प्लस 1/RB। यहाँ से अपन क्या
तो इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, आर ए की वैल्यू ये है, आर बी की वैल्यू ये है। तो देखो अपन यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो 1 अपॉन ये वैल्यू क्या लिखोगे भाई, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट। ये सेकंड वाली वैल्यू क्या लिखेंगे अपन यहाँ से, रो एल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ से इसका क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो अपन यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, जस्ट अपोजिट कर देंगे, पाई आर स्क्वायर तो आपका ऊपर चला जाएगा, अपॉन रो इंटू एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, रो इंटू एल, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं सोल्व आउट दोबारा कर रहा हूँ, यानी यहाँ से रो एल कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो इंटू एल, ये वैल्यू आ गई भाई किसकी, 1 अपॉन आर इक्विलेंट की। किसकी वैल्यू आई है, 1 अपॉन आर इक्विलेंट की, ठीक है। तो जस्ट इसको अपोजिट करेंगे तो आर इक्विलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, कंप्यूट द रेशियो ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपने पास, ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए, वायर ए के रेजिस्टेंस के साथ इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आर इक्विलेंट अपॉन आर ए वायर के साथ अपन को इसको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आर ए की वैल्यू ये लिखी पड़ी है, तो देखो रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर रखेंगे और अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में मैंने लगा दिया रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखो रो एल से रो एल कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 अपॉन 3 रेशियो बचेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में बी वायर पूछता तो अपन बी वाले के साथ कंपेयर करते, तो बी वाले का यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो बी वाले के साथ वैल्यू आ जाती। तो ये इस तरह से आपको क्या है, थोड़ा सा पेशेंस लगाकर क्वेश्चन को सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन आएगा। वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी कितना ओम दे रखा है भाई, 20 ओम दे रखा है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्किल, यानी एक वायर है, ये सपोज करो वायर है जिसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना है बेटा, 20 ओम। फिर ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्किल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है। एक स्ट्रेट वायर दे रखा है, उसको बेंड करके अपन ने क्या बना लिया है, क्लोज सर्किल बना लिया। तो इसी वायर की इसकी लेंथ वगैरह चेंज नहीं हुई है, इसका मेटल चेंज नहीं हुआ, मटेरियल वही है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसको अपन ने क्या बना लिया अभी, एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर लिया। सपोज करो ये सर्कुलर शेप आ गई। अब ये क्या बोल रहा है, कोई भी डायमीटर, जैसे अपन ने क्या मान लिया, ये डायमीटर हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या मान रहे हैं, ए एंड बी डायमीटर के रूप में, कोई भी डायमीटर खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे। तो दो इक्वली पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। डायमीटर आपने देखा सेंटर से जाएगा और दो इक्वल पार्ट में, दो सेमी सर्किल में, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, ये नीचे और ऊपर दोनों इक्वल पार्ट में ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट एट द एंड ऑफ एनी डायमीटर, यानी इन दोनों के बीच में क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसकी लेंथ कितनी है भाई, 20। तो 20 सॉरी रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, सेम लेंथ है, सेम डायमीटर है, कोई चेंज नहीं किया। तो अपन इस ऊपर वाले को अपन क्या मान सकते हैं, 10 ओम, और नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम। तो दोनों सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखो ए और बी के बीच में ये और ये, इसको अपन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दे दें तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया भाई, ये ए वायर बन लो, ये बी, ठीक है। तो ये 10 ओम का हो जाएगा और नीचे भी क्या हो जाएगा, 10 ओम। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं 10 और 10 दोनों क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपने पढ़ रखा है, वो क्या होता है, आर इक्विलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दैट इज 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 10, दैट इज 10, 1 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा। तो आर इक्विलेंट कितना आ जाएगा भाई, 5 ओम।
तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 ओम आ जाएगी। आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, सर्किल की फॉर्म में पूछे तो आपको इस तरह से ये क्या कन्वर्ट करना है। 5 ओम इसका क्या आ जाएगा भाई, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या कह रहे हैं, रेफ्रिजरेटर ऑफ रोटेटिंग, इसकी पावर देखो कितनी दे रखी है, 400 वोट और 10 आवर ये क्या है ऑपरेट हो रहा है ईच डे। एक दिन में कितनी देर चल रहा है भाई, 10 घंटे चल रहा है। तो अपन यहाँ पे बात करेंगे एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा ये, तो अपन एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है P इंटू टी, यानी पावर इंटू टाइम। तो अपन यहाँ पे पावर को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 400 इंटू 10, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं भाई, 4000, यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे, वॉट आवर, ठीक है। जिसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट वाली जो एनर्जी अपन बात करें तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 1000 को अपन किलो में कन्वर्ट करते हैं तो 4 किलो वॉट आवर ये लिख सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किलो वॉट आवर को अपन 1 यूनिट बोलते हैं। तो अपन 4 यूनिट अपन इसको क्या है बोल सकते हैं। पर डे की बात कर रहा है ये, पर डे की कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है रेफ्रिजरेटर, 4 यूनिट। इसी तरह से अपन 2 फैन की बात करें तो फैन के अंदर अपन एग्जांपल से समझेंगे, सेम यही फॉर्मूला, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय फैन। फैन कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे लगाएंगे, P इंटू टी। तो अपन यहाँ पे देखो P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80, तो 80 इंटू 12 और कितने क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है। तो आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 12 8 जा 96, 96 2 जा 192, तो 192 एक 0 और लग जाएगा, राइट। तो ये यूनिट क्या आएगी, वोट आवर। अब इसको किलो वोट आवर में कंज्यूम करना है तो अपन यहाँ पे क्या है 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी भाई, 1.92 किलो वोट आवर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1.92 यूनिट, राइट। तो ये अपन ने क्या है 2 बेसिक एग्जांपल लिए हैं। आपको बल्ब भी दे सकता है, टीवी भी दे सकता है, तो उसको भी आपको इसी तरह से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फिर ये तो ईच डे यानी पर डे की कंज्यूम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, पर डे की कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपके सामने मैंने क्या कहा है, आप फिलहाल जो करंट में चल रहा है, मंथ मई चल रहा है, तो मई के लिए अपन इसके लिए कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। यदि एक कॉस्ट यूनिट की कितनी है, 3 रुपये है, तो आप उसको आगे और सोल्व करना है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर डे की यूनिट कितनी हो गई, दोनों की 4 और ये 1, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई, टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 4 + 1.92 दैट इज़ 5.92, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मई के अंदर कितने डे होते हैं, 31, तो अपन यहाँ पे पर डे की यूनिट हो रही है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 31 से, और 31 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई 3 से। क्यों, क्योंकि ये टोटल यूनिट आ जाएंगी और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपकी, 3 वैल्यू दे रखी है, तो 3 यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू आने के बाद देखो 93, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना हो गया, 5.92 इंटू 93, तो 93 को अपन 5.92 से मल्टीप्लाई करके अपन क्या है टोटल कॉस्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कैलकुलेट करके आप इजीली बता दोगे। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको आएगा तो उसको आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स आपके लिए निकाले थे, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट सही होने चाहिए। ये 6 नंबर आपके कहीं इस चैप्टर से जाने नहीं चाहिए। ओके, चैप्टर आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से भी आपको क्या है 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 6 मार्क्स में ये क्या है 2 पार्ट में कन्वर्ट होगा। एक 2 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और एक 4 मार्क का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 4 मार्क का सीधा बात हो जाती है, यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन उठने वाला है और केस स्टडी आपको कहाँ से उठेगा वो अपन यहाँ से मैं बता रहा हूँ। 2 मार्क का क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके ऊपर अपने को यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो शॉर्ट रिवीजन अपन यहाँ पे करने जा रहे हैं। किसी ने अपनी इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं लर्न किया है तो अपना वीडियो पड़ा हुआ है, आप छोटा सा इसका वीडियो है कंप्लीट आप देख सकते हो, और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत रहती है तो अपन यहाँ पे शॉर्ट में अपन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले अपन 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो शॉर्ट रिवीजन में अपन यहाँ पे क्या देखेंगे कि सबसे पहले अपन बात आ जाती है मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, तो वो करंट अपन किसी भी वायर में करंट का पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? ओरेस्टेड ने देखा था। ओरेस्टेड ने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया था, उसके अंदर वायर लगाकर उसके चारों तरफ क्या है आयरन पार्टिकल्स डाल दिए थे और उस टाइम पे उस वायर के अंदर करंट का फ्लो किया था, तो उसको उसने थोड़ा सा वाइब्रेट किया तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो गए थे, सर्कुलर फॉर्म में क्या हो गए थे, अरेंज हो गए थे। तो वो इस किसको इंडिकेट कर रहा है, जैसे वायर है उसके चारों तरफ ये आयरन पार्टिकल इस तरह से रीअरेंज हो गए, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया था। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन कैसे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल आप सभी ने देखा है, क्या अंगूठा किसको शो करेगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट, और कर्ड जो फिंगर्स हैं वो किसको शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है वायर के चारों तरफ। तो अपन शॉर्ट में समझेंगे, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। करेक्ट है, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। अपन इस ये वायर समझो, ये अंगूठे के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इस तरह से ये क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इसके अलावा बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। आई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा करंट इस वायर में फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ऐसा यूनिट याद रखनी है भाई, क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, कैपिटल टी से शो करते हैं और बी से सिंबल से डिनोट करते हैं। तो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ये। जितने ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा आपको यह याद रखना है, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो आर यहाँ पे जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी बड़ी क्लास में 12th में आकर आप क्या है, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड सारे जो फॉर्मूले हैं वो अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको दो ही बातें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा फिर अपन बात करते हैं किसकी भी, मैग्नेट की। तो मैग्नेट के अंदर दो बातें ध्यान में रखनी है, एक नॉर्थ साइड होती है, एक साउथ साइड होती है। नॉर्थ से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इट इज़ ए इमेजिनरी लाइन। ये क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो नॉर्थ से निकलकर कहाँ इंटर होती है भाई, साउथ में। लेकिन मैग्नेट के अंदर ये किन की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है अच्छे से कि मैग्नेट के आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ होती हैं और अंदर की साइड में साउथ टू नॉर्थ होती हैं। करेक्ट है, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी काटती नहीं है। ठीक है, यदि काटेंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शन बन जाती हैं। इस तरह से अपन ने देखा है, ये डायरेक्शन, तो ये क्या है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा अपन बात करें, ये क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। नॉर्थ और साउथ क्या है, मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर लो आप, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उसके अंदर नॉर्थ और साउथ अपने आप जनरेट हो जाएंगे। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक ए क्लोज लूप। करेक्ट है, क्लोज लूप बनाएंगी। इसके अलावा अपन बात करें कि ये टूटती नहीं है, ये दे नेवर ब्रेक, कभी भी टूटती नहीं है। टूट जाएंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे टूट गई तो B = 0 लिख दोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है। राइट, तो ये कुछ क्या प्रॉपर्टीज़ थी, इनको आपको देख कर जाना है। 2 नंबर में क्या है, पूछी जा सकती है। करेक्ट है। इसके अलावा अपने क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बाद में अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर उसके अंदर अपन क्या है, रूल्स लगा रहे थे। एक तो स्नो रूल्स लगा रहे थे, यानी किसी भी वायर के कंपास नीडल के ऊपर कोई वायर बैठा है तो उसके ऊपर जो रूल लग रहा है, यानी नीडल का जो मोमेंट होगा वो स्नो रूल के अकॉर्डिंग होता है। जब अपन करंट किधर पास करवा रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कंपास नीडल के ऊपर वायर है, उसके ऊपर अपन करंट का फ्लो करवा रहे हैं। उसकी डायरेक्शन क्या है भाई, साउथ टू नॉर्थ है। तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। स्नो रूल्स बोलते हैं अपन इसको, तो इसको भी देख कर जाना है। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है एंड डिफ्लेक्शन किस साइड में आएगा, तो आप क्या बताओगे, स्नो रूल्स के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद में आपके क्या है, रूल्स तीनों ही अच्छे से तैयार करके जाने हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको खूब अच्छे से सिखाया था, FBI, यानी अपनी 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को इस तरह से इंडिकेट करो कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो उस टाइम पे अंगूठा यानी थंब किसको इंडिकेट करेगा, फोर्स को, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अच्छे से तैयार करके जाना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके अलावा अपन बात करें, राइट हैंड रूल भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। बस उसके अंदर क्या फ़र्क है कि वहाँ पे इंड्यूस करंट आ जाता है, यानी किसी भी वायर को या कंडक्टर को अपन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं
तो उस टाइम पे उसमें क्या जनरेट हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ, जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दोनों में फ़र्क क्या है, ये किसकी डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन को, यानी कंडक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम था। तो ये जो मिडल फिंगर है वो इंड्यूस जो करंट जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन को शो करेगी। तो राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल दोनों को अच्छे से समझकर आपको जाना है। इसके अलावा अपन बात करेंगे किसकी, कि आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, इनके अलावा अपन बात करें किसकी, जैसे अपना वो 2 नंबर में क्या पूछ सकता है, एक इलेक्ट्रिक मोटर को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। मोटर के अंदर क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ 2 साइड होते हैं, एक तो क्या हो गई नॉर्थ हो गया, एक साइड में क्या हो गया था अपना साउथ हो गया था। इसके बीच में आपकी क्या है, ये अपने आर्मेचर रख दी थी। आर्मेचर को क्या है प्लस माइनस से जोड़कर आपको डायरेक्शन पूछ सकता है। जैसे ये मैंने बैटरी से जोड़ दिया यहाँ पे प्लस माइनस, और ये क्या पे स्विच लगा दिया और ये ऑन कर दिया। जैसे ये साइड A B C D, ठीक है, यहाँ से अपन देख रहे हैं कि अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्लस इधर है माइनस इधर है, तो करंट का फ्लो प्लस से माइनस की तरफ होगा, राइट। तो ये करंट इस तरह से जाएगी। तो आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि AB साइड के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, साइड CD पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो उस टाइम पे आपको कौन सा यूज़ करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो करंट की डायरेक्शन है वो मिडल फिंगर के अकॉर्डिंग होगी। तो मिडल फिंगर किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। तो थंब किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर की साइड में जा रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड अंदर की तरफ होगी, और इसके ऊपर किधर होगी भाई, बाहर की तरफ आउटवर्ड होगी फोर्स की डायरेक्शन, है ना। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके अलावा अपन बात करें किसकी भी, 4 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर और क्या पूछ सकता है। तो देखो उसके अंदर आपको क्या है, एक सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या होती हैं उनको भी आपको देख कर जाना है। कैसे, सोलेनॉइड के बारे में भी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, उसको भी देख कर जाना है। सोलेनॉइड के अंदर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखो सोलेनॉइड होता क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी होलो पाइप है उसके चारों तरफ अपन क्या है, वायर को लपेट देंगे। ये क्या बन गई अपनी भाई, सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये क्या काम आता है भाई, ये आपको ये याद रखना है। ये सोलेनॉइड बन गई अपनी, तो ये आपको याद रखना है क्या काम आता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के काम आता है। तो जैसे इसमें करंट का फ्लो करेंगे तो एक साइड क्या बन जाएगी अपनी, नॉर्थ बन जाएगी, और एक साइड साउथ बन जाएगी। नॉर्थ साउथ कैसे बनती हैं उसको अपन ने पढ़ लिया था, यानी करंट का फ्लो कैसे कर रहे हैं। इस पर 2 ही तरीके हैं, एक या तो क्लॉकवाइज राउंड लगाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज राउंड लगाओ। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, ये अपन ने रिंग ले ली और इसके ऊपर क्लॉकवाइज यानी करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो उस टाइम पे यह किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह। तो ये एन बड़ा सा बनाकर अपन ये इंडिकेट कर लेंगे, ये नॉर्थ साइड बन जाएगी। यदि दूसरी साइड से अपन देख रहे हैं करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है यानी क्लॉकवाइज, तो अपन यहाँ पे एस बनाकर इसको इंडिकेट करेंगे। तो एक साइड नॉर्थ बन जाएगी और दूसरी साइड आपकी साउथ बन जाएगी, करेक्ट है। तो इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल कर साउथ में क्या होने लगती है, एंटर होने लगती है। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं, राइट। तो इन सभी के अपन ने क्या है अच्छे से समझा रखा है आपको, शॉर्ट में सभी को आपको अच्छे से देख कर जाना है भाई। एक अपन ने पढ़ रखा था कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो ILB वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगेगा। कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा था वो IL क्रॉस B इसके अकॉर्डिंग लगता है। तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ILB ये ध्यान में रखना है। F की जो वैल्यू आएगी वो इस फॉर्मूले से आएगी, यानी करंट जितना ज़्यादा पास कराएंगे उसके ऊपर फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। जैसे यू शेप में आपकी मैग्नेट दे रखी थी, उसके अंदर आपका क्या था, कंडक्टर था और उसमें करंट का फ्लो करवा रहे थे। तो उस टाइम पर जो F की जो वैल्यू लगेगी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसके भी प्रोपोर्शनल, और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो उसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ही अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, IL क्रॉस B, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रख के जाना है। इसके अलावा बचता है आपका फेराडे लॉ। तो फेराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर देखो वहाँ से अपना केस स्टडी का क्वेश्चन उठने का पूरा चांस है। तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका क्या वैल्यू कैसे आएगी उसको आपको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें कि फेराडे के अकॉर्डिंग से सबसे पहले उसने क्या किया था भाई, एक कॉइल ली थी,
ये कोयल ले ली और कोयल को किससे जोड़ दिया था, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था। गैल्वेनोमीटर जोड़ने के बाद में सबसे पहले वो क्या लेकर आ रहा था, इसके पास मैग्नेट लेकर आ रहा था, नॉर्थ और साउथ सबसे पहले इसके पास लेकर आ रहा था। तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था, जब दूर लेकर जा रहा था तो भी डिफ्लेक्शन आ रहा, लेकिन वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा। जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रही थी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। तो अपन ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब इसके पास लेकर आएंगे यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम इसमें पास होंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इंड्यूस करंट जनरेट होती है। करेक्ट है। तो इसी तरह से यहाँ पे दूसरे में क्या ले लिया था उसने, यहाँ पे इसके बीच में रिलेटिव मोशन हो या नहीं हो, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मोशन होगी तो ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, अदरवाइज डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। दूसरा आपको ध्यान में रख के जाना है क्या, कि यहाँ पे दूसरा मैं कोयल ले लूँ और कोयल को मैं किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दूँ भाई, प्लस माइनस ये स्विच लगा दिया और ये बैटरी लगा दी, और इसको भी मैं इसके पास लेकर जा रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। करेक्ट है। यदि इससे दूर लेके जाऊँगा तो भी डिफ्लेक्शन आएगा, और जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसके ऊपर आपका एक केस स्टडी का क्वेश्चन बन रहा है, उसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो फैराडे ने इसके ऊपर क्या ऑब्जर्व किया था कि जब इनके बीच में बार मैग्नेट और कोयल के बीच में जब रिलेटिव मोशन होती है तो ही एक फिनोमेना होता है, यानी इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। दूसरा उसने क्या कहा था, यानी उसकी द रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपके वैसे तो 12th स्टैंडर्ड की बात है, यहाँ पे आ गई तो थोड़ा बता रहे हैं, यानी इसके फ्लक्स में कितनी रेट यानी कितनी तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होता है, यानी मैक्सिमम द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच आर पासिंग थ्रू ए क्लोज लूप, इनसे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो उसकी रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंड्यूस ईएमएफ के। तो E = -d∅/dt, ये अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। डीपली क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना है भाई, d∅/dt। ठीक है, माइनस साइन किसके नियम से लगता है, लेंज के नियम से लगता है भाई, लेंज लो। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है। लेंज लो क्या होता है, यानी वो अपोज करता है, यानी ये नॉर्थ सिरा था, ये नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ पास आने का वो क्या करेगा, अपोज करेगा, और उसका वर्क डन किस में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लेंज लो किसको फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ये फॉलो करता है। यानी अपने द्वारा जो वर्क डन है वो किस में बदल जाता है, इंड्यूस ईएमएफ में बदल जाता है। तो ये अपन ने देखो शॉर्ट में अपन ने क्या है, पूरा चैप्टर का मैंने आपको सोल्व आउट कर दिया कि 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से उठ सकता है और 4 नंबर का केस स्टडी उठेगा, वो कहाँ से उठेगा, वो आपको मैग्नेटिक इंडक्शन को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। वहाँ से आपका क्या है, 4 नंबर का केस स्टडी का क्वेश्चन पूरा आने का चांस है। तो ये इस तरह से कोई भी फिर भी दिक्कत रहती है तो मेरे को आप क्या है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएगा। जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएगा, अटेम्प्ट जरूर करेगा, क्योंकि 2 चैप्टर हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज है वो आपको वहाँ पे मेंशन करके आनी है। इसके अलावा काम सुंदर तरीके से डायग्राम प्रॉपर बनाकर, कोई काटापीटी नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर, प्रेयर काम करना है, ताकि एग्जामिनर का क्या है, पेन अपने आप ही आपके मार्क्स देता चले, ताकि आपको उसको सोचना ना पड़े कि नंबर मैं कहाँ दूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।